हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस 30 तारीख को आपका एचपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। तो अभी तक जो हमारी तैयारी होनी चाहिए थी, तकरीबन आप लोग सारे सोर्सेज को पढ़ चुके हैं। सभी कुछ जो किया जा सकता था हर बच्चे के स्तर पे वो किया जा चुका है। तो अभी अननेसेसरी स्ट्रेस लेके नया कुछ ना पढ़ें तो बेहतर है। तो मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ कि लास्ट का 1 महीना भी हमें नया पढ़ना बंद कर देना चाहिए। जो ऑलरेडी इतने लंबे समय से पढ़ा है उसी को अगर बार-बार रिवाइज़ करके आप उतना भी याद रख लेते हो, या जिसको मैं बोलता हूँ होल्ड कर लेते हो, उतना ही बहुत है, उसी में से आपको परफॉर्म करना है। तो अब 30 तारीख को, जैसे आज हम लोगों के पास ऑलरेडी 22 तारीख है, तो अब जो हमें परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है रेदर देन नए ज्ञान को गेन करने के लिए। तो अभी से आप अपनी पढ़ाई को लाइट कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम कर सकते हो। तो आज का ये जो वीडियो रहेगा, इसमें मैं बताऊंगा, जैसे हम लोगों का कल एक टेस्ट भी है, फुल मॉक है, उसको कैसे अटेम्प्ट सही तरीके से करना चाहिए। या आप लोग हमारी कई सारे टेस्ट में, हमारे पास 1000-1500 बच्चे आप लोग एनरोल्ड हैं हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में, तो आपको फुल लेंथ टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा मैं एक प्रकाश डालूंगा। और साथ ही साथ हमें देखना है एग्जामिनेशन कैसे पूछा जाता है, तो उसी तरीके से एक एग्जामिनेशन का सेट पैटर्न है, उसी पैटर्न में एग्जामिनेशन को पूछा जाता है। और हमारा जो तरीका है तैयारी करने का, पेपर को अटेम्प्ट करने का, उसी के मुताबिक होना चाहिए। तो हमें कट ऑफ पे भी दृष्टि रखनी है, हमें देखना है कि पेपर में किस तरीके से एग्जामिनेशन पुट अप कर रहा है सवालों को, और हमें जो है कितने मार्क्स उसमें लाने हैं। अपने करंट नॉलेज को भी अगर आप ठीक से वहां पे प्रेजेंट करते हो, गलतियां नहीं करते हो, तो भी आप इस पेपर, गलतियां का मतलब क्वेश्चन गलत करना नहीं होता, कुछ वैसे गलतियां जिसको बोला जाता है मैक्रो मिस्टेक्स, उनको अवॉइड करना है। अगर वो मिस्टेक्स को आप अवॉइड करते हो तो उसी नॉलेज से आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो, जिससे आप बॉर्डर लाइन केस पे अदरवाइज स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। पहले मैं एग्जामिनेशन में आपको एक बार ड्वेल कराता हूं कि एग्जामिनेशन जब बनता है, जब आपका प्रीलिम्स पेपर सेट होता है, तो 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जो आसान श्रेणी का होता है। पीछे कुछ सालों में पहले इजी क्वेश्चन हम लोगों के टाइम पे तो एचएस में बहुत आते थे, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल में इजी क्वेश्चन की संख्या कम हो गई है। अभी जो मेरी दृष्टि में आसान क्वेश्चन है, 30 से 35 क्वेश्चन, +-5 होता रहेगा समय समय पर। 30-35 क्वेश्चन इजी कैटेगरी के अभी भी रहते हैं। हमारे टाइम पे ये 40-45 रहते थे। मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन की संख्या अब 45 हो गई है। ये चेंज हुआ है। हमारे टाइम पे 40 आसान होते थे, 30-35 जो है मीडियम होते थे, ये फर्क रहता था। अब ये चीजें बदल गई है। फिर आता है थर्ड श्रेणी के क्वेश्चन, जो कि टफ कैटेगरी के सवाल रहते हैं। टफ कैटेगरी के सवाल तकरीबन हम देखते हैं 25 सवाल डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट की परिभाषा क्या है कि कब मैं किसी सवाल को बोलूंगा जी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। देखिए, सवाल डिफिकल्ट होने का मतलब है या तो वो कॉन्सेप्चुअली बहुत हैवी है, कॉन्सेप्चुअली हैवी हो गया, या हिमाचल में जनरली कॉन्सेप्चुअली हैवी क्वेश्चन कम आते हैं। दूसरी श्रेणी होती है हिमाचल में फैक्चुअली टफ होना। फैक्चुअली क्वेश्चन टफ होने से ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये ऐसा लगता है जो बड़ा फेमिलियर है। क्योंकि ये फेमिलियर लगता है तो जनरली हम इसको ओवर अटेम्प्ट करते हैं। इसलिए आप देखोगे हिमाचल में कोई एवरेज तैयारी भी कर लेता है ना, तो वो आराम से 80-85 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि फैक्चुअली टफ क्वेश्चन आते हैं। ये सिंगल लाइनर होते हैं, हमेशा याद रखना, इनकी एक स्पेशल कैटेगरी है, ये सिंगल लाइनर होंगे, तो आपको हमेशा ललचाएंगे। ये मिस्टेक नहीं करनी है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन फैक्चुअली टफ होंगे, फेमिलियर लगेंगे, यही आपके पेपर, इसलिए औसतन हिमाचल में 80-85 हर कोई करके आ रहा है, क्योंकि इस कैटेगरी के क्वेश्चन है। यूपीएससी में नहीं हाथ लगा पाते। इस बार तो चलो पेपर रिलेटिवली इजी था, पहले यूपीएससी में 60 क्वेश्चन करना एक महाभारत है। क्यों? क्योंकि ये जो टफ कैटेगरी के क्वेश्चन है, इनमें तो हाथ ही डालना बहुत मुश्किल है, कॉन्सेप्चुअली इतने हैवी है कि आप इन्हें सॉल्व ही नहीं कर सकते। सेम मीडियम कैटेगरी के भी क्वेश्चन बहुत टफ आते, राइट। तो ये एक जो है बदलाव देखने को मिला है गत वर्षों में, कि आपने, अब मैं बताऊंगा कि फैक्चुअली टफ क्वेश्चन कैसे होता है और कैसे इससे बचना है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए, मोटा मोटा कट ऑफ कितनी जाती है। अगर पिछले साल सीट्स भी कम थी, आप लोगों को पता है, पेपर भी टफ था, कट ऑफ वाज 100, सी सेट भी टफ आया था, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, तो 100 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 200। एक साल पेपर बहुत आसान हो गया, उस साल कट ऑफ गई 114। अदरवाइज पिछले 5 साल का अगर मैं डेटा निकाल के देखूं, तो कट ऑफ 100 से लेके 110 के बीच में वेरी करती गई। दैट इज 50-55% कट ऑफ रहेगी। इससे ज्यादा जाने के चांसेस वंस इन अ ब्लू मून है, बहुत ज्यादा अधिक चांसेस नहीं है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। तो 50 से 55% मींस सेफ स्कोर क्या होगा, 100 से लेके 110 जो है हमारा पेपर क्वालिफायर करता है। सेफ स्कोर हो गया जी 115 प्लस आपके मार्क्स आने लग गए। 115 आने के लिए मैंने बोला टफ कैटेगरी के क्वेश्चन, अभी मैंने दिखाया आपको कि टफ कैटेगरी के क्वेश्चन टोटल 25 हैं। छोड़ दो, क्या दिक्कत है,
50 क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे, 50 मार्क्स छोड़ भी दोगे तो क्या नुकसान हो रहा है? आप 75 क्वेश्चन में भी पेपर निकाल सकते हो। आपको तो 100, अगर 25 टफ आ गए तो मान के चलो कि कट ऑफ 105 के आसपास ही रहने वाली है, फिर भी हम 110 115 को एस्पायर करें तो हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हैं जिनको आप अटेम्प्ट करके आओगे। तो ये क्वेश्चन करो, आप इनमें से ज्यादा स्कोर करने का प्रयास करो। तो ये हमारा एजेंडा रहना चाहिए। अब मेन होता है कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, कि मैंने तो बोल दिया कुछ क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली भी टफ है, आपको पता है यार इसमें तो हाथ नहीं डालना, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये 10 क्वेश्चन को तो मैंने नहीं छूना। लेकिन जो फेमिलियर हैं, सिंगल लाइनर हैं, फैक्चुअली कठिन है, उन क्वेश्चन से कैसे बचना, उसकी एक मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं, उस उदाहरण से आप समझोगे। अभी मैंने आज सुबह एक सेशन लिया है, उस सेशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे, उन क्वेश्चंस को मैं दिखाता हूं आपको ताकि आप रिलेट कर पाओ मेरी बात से। जैसे अभी मैंने आज एक क्वेश्चन करवाया जिसको मैंने बोला ये क्वेश्चन है फेमिलियर क्वेश्चन है, ये फंसाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, उस पलटन पास इज लोकेटेड इन, ये सारी रेंजेस सुनिए, एंडीज, हिमालयस, कॉकेसस एंड एल्प्स। आप सोचोगे यार ये सुना तो नहीं है मैंने, पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन अटेम्प्ट तो करके देखता हूं क्योंकि ये सुने हुए हैं। अब आप इनको सुने के चक्कर में थोड़ा तुक्का मारोगे, अच्छा ये पास का नाम कैसा नाम है, क्या ये लैटिन स्पेनिश नेम लग रहा है, क्या ये अंग्रेजी नेम लग रहा है, क्या ये भारतीय नाम लग रहा है तो हिमालयस डाल देता हूं, क्या ये अंग्रेजी नाम लग रहा है तो एल्प्स डाल देता हूं। तो आप अपने दिमाग में इस तरह का मंथन करते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको फंसवाते हैं। एक और देखिए, इस कैटेगरी का क्वेश्चन दिखाता हूं, विच कॉन्टिनेंट इज हैविंग हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन द वर्ल्ड, कि कौन से कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा रोड का घनत्व ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसमें भी क्या ऑप्शन बहुत क्लोज है, यूरोप भी हो सकता है, डेवलप्ड नेशन है, साउथ अमेरिका ये शायद 1% चांस है कि नहीं होगा, नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल हो सकता है क्योंकि नॉर्थ के अंदर डेवलपमेंट है सारी, लेकिन एक चिंता का विषय है यार कनाडा के आधे हिस्से में तो बर्फ है, तो वो तो नहीं हो सकता। एशिया है, एशिया भी हो सकता है क्योंकि एशिया में डेवलपिंग नेशंस है। भारत इस टाइम पे जितना जबरदस्त रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया, चाइना इतना जबरदस्त रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया, डेवलप्ड मुल्क है, यहाँ पे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यमन है, कुवैत है, ईरान है, यहाँ तो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो रखा है ना। तो हमें लगता है कि एशिया भी हो सकता है इस हिसाब से। तो ऐसा क्वेश्चन जो सिंगल लाइनर है, लेकिन पता आपको कुछ नहीं इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन आपने ऑप्शन सुने हुए, तो आपको लगेगा यार ये फेमिलियर है। क्योंकि ये फेमिलियर है आप इसमें हाथ जरूर डालोगे। आप सिंपल फंडा कह रहा हूं, आपने 10 क्वेश्चन में हाथ डाल दिया, 10 में से ऐसे क्वेश्चन 10 आगे, मान लो आपने 10 के 10 अटेम्प्ट कर लिए, उसमें से 2 ठीक हो गए, 8 गलत हो गए। 8 गलत होते ही तकरीबन 6 नंबर आपने इसमें लूज किए, 2 सही होते ही 4 कमाए, तो आप -2 देकर आए हो, वो भी तब जब 10 अटेम्प्ट किए हैं जिसमें संभावना है कि बहुत ज्यादा गलत होने के चांसेस हैं। तो आप देखो कि हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आपको नेगेटिव मार्किंग देके जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन से मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपने इन क्वेश्चन से हमेशा बचने का प्रयास करना है, इन क्वेश्चन में कभी मत उलझो। तो ये कुछ चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस को, जो कि 25 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, उनसे बचना है, उनको ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। ये काम आप लोग कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट समझ आएगा कि पेपर में क्या छोड़ के जाना है। ये तो पहली दृष्टि थी। ये क्यों बताया, क्योंकि हमें देखना भैया कट ऑफ कितनी है और कट ऑफ के मुताबिक पेपर में क्या छोड़ा जाता है। तो मैं पेपर को, अब आपने फुल लेंथ टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, जो कल का टेस्ट है उसके लिए मैं बता रहा हूं किस तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट किया जाएगा। ABCD 4 सेक्शन में टेस्ट को डिवाइड कर दो टेस्ट, और अगर आपके कोई फुल, हमारी टेस्ट सीरीज में आप बहुत सारे लोग एनरोल्ड है, हमारे फुल लेंथ टेस्ट को अटेम्प्ट करने का ये तरीका है। जैसे ए कैटेगरी के वो हैं जो 100% श्योर है, जिनका है इजी क्वेश्चंस हैं ये। मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन वो होते हैं जो बी और सी श्रेणी के अंदर आते हैं। टफ क्वेश्चन वो है जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। ये 25 क्वेश्चन को आप मार्क कर दो डी, और इनको बिल्कुल टच ही मत करो, है ना। आप पहले देखो तो सही आप इनमें से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप क्यों रिस्की डोमेन में हाथ डाल रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन की सही होने की संभावना 25% है। क्यों, क्योंकि 4 में से एक तुक्का है प्योर, वो आपको मारना है, संभावना सिंपल है, प्रोबेबिलिटी 25%। इसलिए हमने देखा कि 10 में से प्रोबेबिलिटी वाइज 2 सवाल हम लोगों ने कहा कि ठीक हो जाते। तो ये क्वेश्चन को आपने नहीं छूना है, उस दिन इन क्वेश्चन को आपने रेड मार्क करो और बिल्कुल ही टच करके नहीं आना है, बिल्कुल छोड़ के आना है। आप इन क्वेश्चंस पे प्ले करो, तो आप, मेरे दृष्टि में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, व्यक्ति तो व्यक्ति चेंज होगा। 75 के आसपास अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये एक डिसेंट अटेम्प्ट है, जिसमें इजी और मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन है। मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन को 2 श्रेणी में डाल दो। एक वो क्वेश्चन है जिसमें से आप 50% श्योर हो, मींस 4 में से 2 ऑप्शन आपको पता है कि ये 2 तो नहीं है,
इन दो में आपको तुक्का मारना पड़ेगा, चांस लेना पड़ता है। दूसरे क्वेश्चन वो हैं जिनमें आप एक ऑप्शन को लेके श्योर हो कि ये एक ऑप्शन तो नहीं है, तो 3 में से एक क्वेश्चन सही होगा, ऑप्शन सही होगा, तो इसमें आप 33% श्योर हो सकते हो। इनको भी आप तुक्का मारो तो मींस 4 में से एक तो नहीं होना, ये श्योर है। अब 3 में से एक हो सकता है, इसमें चांस ले। तो ये मीडियम कैटेगरी के हैं। मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन करो, क्योंकि इसका कैलकुलेशन मैं सिंपल भी बता दूंगा, इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ेंगे, राइट। एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मीडियम कैटेगरी के 50-50 पे आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिनमें आप 50-50 श्योर थे। इन 20 में से 50 श्योर थे, 10 सही हो गए, 10 गलत हो गए। 10 सही हो गए, 10 गलत हो गए। 10 सही होते आपने कितने क्वेश्चन नंबर कमाए? 20। 10 गलत होते आपने कितने गवाए? 7। तो भी आप +13 के नेट फायदे में हो। तो ऐसे क्वेश्चन को क्यों छोड़ना जो फायदा दे? अच्छा, ये संख्या में भी ज्यादा 45-50 ऐसे क्वेश्चन होंगे, कब तक छोड़ते फिरोगे? अब अच्छा, यही नंबर अगर मैं 25 ले लूं कि मैंने कहा 50 क्वेश्चन इस कैटेगरी के थे, 30 आसान थे, 20 मुश्किल थे, 50 इस कैटेगरी के थे, तो आपने 50 में से आप समझो कि यही नंबर अब कितना नंबर परसेंटेज बन जाएगा? जब 20 में 13 नंबर बन रहे तो 40 में ये 26 नंबर का आंकड़ा देगा, तो बहुत बड़ा स्कोर है। ऐसे ही जिन क्वेश्चन को लेके आप 33% श्योर होते हो, उनकी गणित भी बिठाओगे तो आप नेट पॉजिटिव गेन में ही रहोगे। तो यहां पर भी पॉजिटिव गेन आएगा, यहां पर भी पॉजिटिव गेन आएगा। तो ऑलवेज अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम मीडियम कैटेगरी। क्लियर? लेकिन टफ में मेरे दृष्टिकोण में जिसका ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड नहीं है, वो टफ कैटेगरी में मत जाओ। अब होता क्या है, जनरली हम पेपर को नॉलेज है, पेपर में रैंडम अटेम्प्ट है। मैं देख रहा हूं ना, क्योंकि हमारे आसपास इतने बच्चे हैं जो पेपर दे रहे हैं, लगातार डिस्कस कर रहे हैं, आंसर्स दिखा रहे हैं, क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तो रैंडम अटेम्प्टेशन है। रैंडम अटेम्प्टेशन होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि उनको पता नहीं है कि छोड़ने कौन से। 90 कर रहे, 95 कर रहे, फिर लास्ट में मार्क्स कैलकुलेट करे तो 70 नंबर बन रहे, 80 नंबर बन रहे। क्यों? क्योंकि जब आप 40 क्वेश्चन के नेगेटिव ले लोगे तो आप कैसे पेपर को क्वालिफाई करोगे? 40 क्वेश्चन तो बहुत गलत है। इस बार यूपीएससी का पेपर हुआ, वो भी सेम ब्लंडर किया। तो हमें पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो हमने इजी और मीडियम कैटेगरी का कल का पेपर आप इसी तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। किसी का कोई भी डाउट है, कल के पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद उसका स्कोर क्या आ रहा है, क्या रहना चाहिए, आप मेरे से एक बार बात करो अपने पेपर के बाद, ताकि हम लोग एक एनालिसिस करें, एक बनाए प्लान कि क्या हमारी गलतियां हो रही है, कैसे उन गलतियों को सुधार हम लोग सकते हैं। क्लियर? तो ये काम आपने कल करना है। डन। तो ये एक सही तरीका है पेपर को अटेम्प्ट करने का। और हमेशा याद रखो, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, कि टफ कैटेगरी के क्वेश्चन में हाथ नहीं डालने हैं। आपने एग्जामिनेशन में भी जाके इसी प्रकार से इसी स्ट्रेटेजी को रेप्लिकेट करना है, ताकि आपकी जो सीमित नॉलेज है उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओ। ये पेपर परफॉर्मेंस का पेपर है, नॉलेज एक लेवल तक हेल्प करती है, लेकिन अगर आप पेपर में जाके कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, कोई ब्लंडर कराओगे, तो सारा पड़ा हुआ ज्ञान, 2 साल 3 साल की मेहनत सब वेन में चली जाती है, सब ड्रेन में चली जाती है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि आखिरी मिस्टेक, आखिरी पड़ाव की जो गलती है, वो आपके पिछले 2-3 साल की मेहनत के ऊपर पानी फेर सकती है। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।